हेलो सब्सक्राइबर्स, 9.8 IMD पर आपका स्वागत है, जहां हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते बल्कि उन्हें महसूस कराते हैं। एक DYSP की बेरहमी से की गई हत्या, एक ऐसा कातिल जो लाशों के साथ सिस्टम को हैक करता है, और एक क्रिमिनोलॉजिस्ट जो इस खूनी खेल को समझने की कोशिश करता है। ये सिर्फ केस नहीं, बदले की आग से जला एक दिमाग है जो पुलिस को उन्हीं की तकनीक से तोड़ता है। आखिरी सीन तक आपको नहीं पता चलेगा कि असली शिकारी कौन है। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और चलिए शुरू करते हैं आज की ये डरावनी साजिश की कहानी। कोच्चि केरल का एक खूबसूरत शहर, जहां नीले आकाश तले नारियल के पेड़ों के बीच जिंदगी अपनी रफ्तार से चल रही थी। समंदर की हवा में एक अजीब सी शांति थी जो आने वाले तूफान से बेखबर थी। यहीं एक शाम हम मिलते हैं अनिल से, जो पुलिस डिपार्टमेंट में एक ACP हैं, और उनके दोस्त अनवर हुसैन से। अनवर एक कंसल्टिंग क्रिमिनोलॉजिस्ट जो साइकोलॉजी में मास्टर्स कर चुका है और अब क्रिमिनोलॉजी में भी डिप्लोमा करने की सोच रहा है। उनका ये दोस्ताना पल, जहां भविष्य की उम्मीदें और करियर की बातें हो रही थी, कैमरे में कैद होता है। अनवर, जिसे केस सुलझाने का जुनून है, अनिल से कहता है कि उसे बिना डिप्लोमा के ही किसी क्राइम केस में शामिल किया जाए, क्योंकि उसकी PhD की तैयारी चल रही है। अनिल अपने दोस्त की होशियारी जानता है और उसे सलाह देता है कि अगर इतना ही शौक है तो अपना क्लिनिक बंद करके डिटेक्टिव एजेंसी क्यों नहीं खोल लेता। उनकी बातचीत में एक हंसी मजाक का माहौल है जो जल्द ही एक भयानक सन्नाटे में बदलने वाला है। रात का काला साया, DYSP कोशी का गायब होना। रात ढल रही थी, अचानक बिजली गुल हो जाती है। अंधेरे में डूबे शहर में एक अजीब सी बेचैनी फैलती है। कंट्रोल रूम से एक इमरजेंसी मैसेज आता है, DYSP अब्राहम कोशी कल रात से लापता है। ये खबर पुलिस डिपार्टमेंट में एक झटके की तरह फैलती है। कोशी, जिसकी रिटायरमेंट में सिर्फ 3-4 महीने बचे थे, वो एक रात क्लब में रमी खेलने का बहाना बनाकर घर से निकले और फिर कभी वापस नहीं लौटे। उनकी पत्नी को चिंता हुई, उन्होंने फोन करने की कोशिश की पर कोई जवाब नहीं। सुबह दूध वाले को सड़क पर कोशी का फोन मिलता है जो उनके घर के पास ही पड़ा था। स्क्रीन सेवर पर परिवार की तस्वीर देखकर वो पहचान जाता है कि ये कोशी का ही फोन है और खबर पुलिस तक पहुंचती है। अगली सुबह कोच्चि की जिप्सम खदान। सूर्य की पहली किरणें अभी पूरी तरह से फैली भी नहीं थीं जब एक भयानक दृश्य सामने आता है। मजदूरों की चीखें खदान की खामोशी को चीर देती हैं। JCB के बगल में खून से लथपथ DYSP अब्राहम कोशी का बेजान शरीर पड़ा था, और फिर हम देखते हैं वो भयानक सच्चाई। उनकी आंखें और दिल शरीर से निकाल लिए गए थे। ये एक ऐसा मंजर था जो सिर्फ शरीर को नहीं बल्कि देखने वाले की रूह को भी झंझोड़ देता था। फॉरेंसिक टीम घटनास्थल पर पहुंचती है। अनवर को भी बुलाया जाता है क्योंकि उसे ऐसे केसों में अनुभव चाहिए था। फॉरेंसिक टीम की जांच में पता चलता है कि कोशी की मौत लगभग सुबह 6 बजे दिल निकाले जाने की वजह से हुई थी। लेकिन सबसे दर्दनाक बात यह थी कि उनकी आंखें जीते जागते निकाली गई थीं। बर्बरता की हद पार हो चुकी थी। शरीर पर और कोई जख्म या टॉर्चर के निशान नहीं थे, सिर्फ हाथ पैर बांधने के निशान थे। और एक अजीब बात, पूरे शरीर पर परफ्यूम लगाया गया था। पुलिस के लिए ये एक चुनौती थी। घटनास्थल पर ना फिंगरप्रिंट मिला, ना कोई बाल। डॉग स्क्वाड को भी कोई सुराग नहीं मिला, मानो हत्यारे ने शरीर को रेत से नहलाकर हर निशान मिटा दिया हो। अनवर की पहली राय थी कि ये खून गुस्से में नहीं किया गया, बल्कि ये सोची समझी साजिश है। वो अनुमान लगाता है कि या तो ये बदले की भावना से किया गया है या फिर हत्यारा मानसिक रोगी है। कमिश्नर कैथरीन मारिया इस मामले को अत्यंत गंभीरता से लेती हैं, क्योंकि एक DYSP का मर्डर पूरे डिपार्टमेंट का मनोबल गिरा सकता है। अनिल को तुरंत एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाने का आदेश मिलता है। पुलिस कोशी के दोस्तों और परिवार से पूछताछ करती है पर कोई खास जानकारी नहीं मिलती। पड़ोसियों ने भी रात में कुछ नहीं देखा क्योंकि रात बहुत गहरी हो चुकी थी। अपहरणकर्ता की गाड़ी के टायर के निशान भी नहीं मिलते। क्लोरोफॉर्म के इस्तेमाल की संभावना भी खारिज हो जाती है, क्योंकि उसका असर होने में कम से कम 1 मिनट लगता है, और अगर कोशी चिल्लाते तो कोई ना कोई उनकी आवाज सुन लेता। ये केस जितना आसान दिख रहा था उतना था नहीं। अनिल और अनवर एक ड्रिंक पर मिलते हैं। अनिल उससे ज्यादा सोचने से मना करता है, पर अनवर को इस केस में एक अजीब सी गहराई महसूस हो रही थी। 1 महीने बाद फॉरेंसिक रिपोर्ट में एक बड़ा खुलासा होता है। कोशी के खून में ज़ोलपीडेम नाम की दवा भारी मात्रा में पाई गई थी। ये नींद की दवा थी, लेकिन कोशी को नींद की कोई समस्या नहीं थी। मिसेस कोशी भी पुष्टि करती हैं कि उनके पति कोई दवा नहीं लेते थे। इससे ये साफ हो जाता है कि दवा जबरन दी गई थी। लेकिन सवाल ये था कि दवा देने के तुरंत बाद कोशी कैसे सो गए होंगे, जबकि दवा को असर करने में कम से कम 1 घंटा लगता है। अनवर को अब यकीन होने लगता है कि ये कोई सामान्य हत्यारा नहीं है। वो अनिल को चेतावनी देता है कि दुनिया में सभी साइको किलर हर खून पर अपनी छाप छोड़ते हैं, और वो एक खून पर नहीं रुकते। उन्हें मानो उस काम में एक नशा सा हो जाता है और वो नए शिकार की तलाश में लग जाते हैं। अनवर को शक होता है कि इस केस में खूनी का निशाना सिर्फ पुलिस वाले हैं, और वो अनिल को तुरंत पुलिस डिपार्टमेंट में रेड अलर्ट घोषित करने की सलाह देता है ताकि हर पुलिस वाला सावधान हो जाए। अनवर की बात सच साबित होती है। कुछ ही समय बाद रात के अंधेरे में एक और पुलिस ऑफिसर मनोज
अपनी बीवी से फोन पर बात करते करते गायब हो जाता है। उसका फोन घटनास्थल पर पड़ा मिलता है, लेकिन वो गायब था। कमिश्नर कैथरीन गुस्सा और चिंता से भर जाती हैं। वो तुरंत शहर के हर वीरान और सुनसान गली में पुलिस तैनात करने का आदेश देती हैं। पूरी फोर्स ड्यूटी पर होती है। शहर के हर कोने में पुलिस ऑफिसर फैल जाते हैं ताकि इस बार लाश को डंप ना किया जा सके। सभी सीसीटीवी कैमरे ऑन रखे जाते हैं। कोई टेक्निकल एरर नहीं होनी चाहिए। ये एक विशाल ऑपरेशन था जिसमें पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को हाई अलर्ट पर रखा गया। पुलिस एक संदिग्ध ट्रक भी मिलता है जो उन्हें देखकर रुक जाता है। जब उसे रोका जाता है तो अंदर सिर्फ पान मसाला के पैकेट मिलते हैं। ये पुलिस के लिए और भी निराशाजनक था। खूनी इस बार लाश फेंकने में कामयाब नहीं हो पाता, जिससे पुलिस को थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन यह भी एक संकेत था कि वो और भी चालाक होता जा रहा था। अगली सुबह एक और शरीर मिलता है। ये भी एक पुलिस अधिकारी का था। फिर से आंखें और दिल निकाले गए थे और शरीर पर वही परफ्यूम लगा था। फॉरेंसिक टीम का काम फिर शुरू होता है, लेकिन इस बार एक अजीब बात सामने आती है। सीसीटीवी फुटेज में गड़बड़ थी। बॉडी डंप करने की कोई फुटेज नहीं थी, बल्कि उसकी जगह 3 दिन पुरानी रावण के स्टैच्यू की फुटेज चल रही थी। अनवर इस फुटेज को ध्यान से देखता है और एक अजीब विसंगति पाता है। मूर्ति की आंखें खुली हुई थी, जबकि इंसाफ की देवी की मूर्तियों की आंखें आमतौर पर काली पट्टी से ढकी होती हैं। उसका चेहरा भी ग्रीक कलाकृति के बजाय एक हिंदुस्तानी लड़की जैसा था। अनवर को यकीन हो जाता है कि यह फुटेज जानबूझकर बदली गई है। ये किसी हैकर का काम है और हत्यारा हमें कुछ बताना चाहता है, या तो पूरी पुलिस फोर्स को या फिर डिपार्टमेंट में से किसी एक को। एंड्रयू, एक युवा और शातिर टेक्नीशियन, पुलिस टीम में शामिल होता है। वो पुष्टि करता है कि सीसीटीवी को हैक किया गया है और ये काम किसी डार्क वेब विशेषज्ञ का है। ये हैकर इतना शातिर था कि उसने वीडियो रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर में कमी ढूंढकर नया कोड लिखा था। एंड्रयू बताता है कि हैकर के पास पुलिस के फोन नंबर, डेली रूटीन और पूरी कुंडली हो सकती है, यानी वो हमेशा पुलिस से एक कदम आगे था। कैथरीन अब एंड्रयू को पुलिस की इंटरनल वेबसाइट्स और पर्सनल डिवाइसेस को सुरक्षित रखने का काम सौंपती है। लेकिन तभी एक और खबर आती है, एक नोट के साथ। डियर पुलिस, जो खेल मैंने शुरू किया था मैं ही खत्म कर रहा हूं। इस खेल में ऐसे कई राज हैं जो आप ढूंढ नहीं पाए। अब वो राज मेरे साथ ही दफन हो जाएंगे। इस खेल में अब वो मजा नहीं रहा। फाइनल स्कोर 4-2, हम जीत गए। नोट के साथ साइमन और अरविंद के नाम भी थे। पुलिस साइमन और अरविंद को मामले के मुख्य आरोपी घोषित करती है, जो कथित तौर पर मानसिक रोगी थे और उन्होंने खुद को गोली मार ली थी। अनिल प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस केस को सुलझाने का श्रेय अनवर हुसैन को भी देता है। अनवर को अब भी इस कहानी में कुछ अधूरापन महसूस होता है। उसे लगता है कि साइमन और अरविंद जैसे अहंकार वाले मानसिक रोगी खुदकुशी नहीं कर सकते। उसे यकीन था कि कुछ और ही चल रहा था। तभी उसे एक चौंकाने वाला फोन आता है। जेल से रवि नाम का एक कैदी, जिसने 14 खून किए थे और जिसे अगले हफ्ते फांसी होने वाली थी, वो अनवर से बात करने की इच्छा जाहिर करता है। रवि बताता है कि वो हर खून के बाद 1.5-2 महीने की छुट्टी ले लेता था, ताकि पुलिस और मीडिया को लगे कि ये उसका आखिरी खून था। ये अनवर को हत्यारे के दिमाग की एक झलक देता है। फिर सुधाकर देवलोक, मूर्ति के शिल्पकार, का फोन आता है। वो अनवर को बताता है कि इंसाफ की देवी की वो छठी मूर्ति जो उसने सिर्फ अपने लिए बनाकर रखी थी, वो भी चोरी हो गई है। सुधाकर को अब यकीन हो जाता है कि उसे एक बार फिर बेवकूफ बनाया गया है, लेकिन इस बार वो फंस गया है। सुधाकर एक नाम लेता है जिसे सुनकर अनवर चौंक उठता है, डॉक्टर बेंजामिन लुइस। यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है और हम बेंजामिन लुइस के दर्दनाक अतीत में झांकते हैं। बेंजामिन ने डॉक्टर बेंजामिन लुइस को कई साल पहले अपने गांव कडोम मन्नू में देखा था। उस समय पुलिस ने उसके बाप को हिरासत में लिया हुआ था। उन पर इल्जाम था कि उन्होंने अपनी ही बेटी रेबेका का बलात्कार किया था, जिसकी वजह से वो गर्भवती हो गई थी। बेंजामिन के पिता लुइस एक मेहनती मजदूर थे, जिन्होंने अपने बच्चों को मां की कमी कभी महसूस नहीं होने दी थी। लेकिन एक दिन रेबेका स्कूल में बेहोश हो जाती है और डॉक्टर खुलासा करते हैं कि वो गर्भवती है। पूछने पर भी रेबेका नहीं बताती कि ये करतूत किसकी थी। अंत में अपने पिता की परेशानी देखकर रेबेका उस शख्स का नाम बताती है। वो था फादर बेनेट फ्रैंको। फादर बेनेट जो गांव के चर्च में वर्षों से थे और जिन्हें लोग मसीहा मानते थे, वही एक दरिंदा निकला। वो छोटी छोटी बच्चियों को बहला फुसला कर अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल करता था। जब लुइस ने फादर बेनेट के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई तो पुलिस और यहां तक कि गांव के लोग भी फादर बेनेट के पक्ष में खड़े हो गए। पुलिस अधिकारियों ने, जिनमें अनिल और शरद चंद्र भी शामिल थे, जो बाद में बेंजामिन के शिकार बनते हैं, लुइस को धमकी दी और कहा कि अगर उसने आरोप वापस नहीं लिए तो उसकी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी और ये मामला धार्मिक जंग में बदल जाएगा।
बेनेट ने पुलिस को रिश्वत दी और लुइस पर दबाव डाला गया कि वो आरोप अपने सिर ले ले। बेंजामिन ने अपनी मां को बचपन में ही खो दिया था और तब उसके पिता जब वो 15 साल का था जेल चले गए थे। लुइस ने अपनी बेटी का गम बर्दाश्त नहीं कर पाया और जेल में ही उसने आत्महत्या कर ली। कुछ ही दिनों में बेंजामिन ने अपनी बहन और अपने पिता दोनों को खो दिया। इन हादसों की वजह से बेंजामिन डिप्रेशन में चला गया, लेकिन बाद में उसने अमेरिका जाकर साइकोलॉजी की पढ़ाई की। उसने कई सालों तक ये बात किसी को नहीं बताई, लेकिन अब उसे किसी का डर नहीं था। ये साफ था कि बेंजामिन लुइस ही असली कातिल था और पुलिस और परिस्थितियों ने उसे ये सब करने के लिए मजबूर किया था। वो पुलिस पर यह इल्जाम लगाता है कि फादर बेनेट, सीआई शरद चंद्र और अनिल जैसे अधिकारी जानते हुए भी अनजान बने रहे, जिससे ये सारे खून हुए। अब खेल आखिरी पड़ाव पर था। एसीपी अनिल को अगवा कर लिया जाता है। अनवर को एक वीडियो मिलता है जिसमें एक वैन दिखाई देती है। ट्रैफिक कैमरों के प्रोग्राम से पता चलता है कि ये वैन अरविंद कार्ता की कंपनी हैमशेड के नाम पर रजिस्टर्ड थी, जिसका लोकेशन शहर के बाहर एक फार्म में था। अनवर तुरंत उस फार्म की ओर भागता है। अनिल को एक सुअर फार्म में ले जाया गया था, जहां उसे भूखे सुअरों के सामने मरने के लिए छोड़ दिया गया था। बेंजामिन अनिल से कहता है कि उसे आराम से तड़पा कर मारना चाहता था, क्योंकि असल में फादर बेनेट से भी बड़ा गुनाह अनिल ने किया था। वो अनिल से कहता है कि उसकी लाश को भारत के झंडे में नहीं लपेटा जाएगा, उसे 21 तोपों की सलामी भी नहीं मिलेगी और उसके घर वालों को उसकी लाश तक नसीब नहीं होगी। ये एक भयानक और प्रतीकात्मक बदला था। तभी अनवर वहां पहुंचता है और अनिल को बचाता है। डॉक्टर बेंजामिन लुइस को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये खबर पूरे शहर में फैल जाती है। पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और डॉक्टर बेंजामिन लुइस को मुख्य आरोपी घोषित करती है। बेंजामिन की गिरफ्तारी के बाद अनिल अनवर से मिलता है और माफी मांगता है। वो कहता है कि पुलिस की नौकरी में कभी कभार बड़े लोगों के आगे झुकना पड़ता है और ये उनके काम का हिस्सा है। वो अनवर को इस सच को छिपाने के लिए कहता है, क्योंकि उन्हें छोड़कर किसी को सच्चाई नहीं पता थी। अनिल यहां तक कहता है कि बेंजामिन जेल से बाहर लाश बनकर ही आएगा, क्योंकि उसने इतने पुलिस वालों को जलील मौत दी थी। अनवर कोची पुलिस डिपार्टमेंट में परमानेंट क्रिमिनोलॉजिस्ट की नौकरी पाने वाला था, लेकिन यह केस उसके दिमाग में उलझन पैदा कर देता है। कैथरीन हालांकि बेंजामिन की पूरी योजना का अनुमान लगाती है। वो बताती है कि बेंजामिन ने समीर के लिए डार्क नेट के जरिए कोकीन की तस्करी करवाई होगी। समीर के जरिए उसने साइमन को जेल से निकाला, जेल में आग लगाकर उसकी बॉडी को किसी और से बदल दिया। साइमन को छुपाने के लिए उसने अरविंद कार्ता का इस्तेमाल किया और पुलिस वालों को टॉर्चर करने के लिए हैमशेड फार्म का इस्तेमाल किया, जहां खराब खाना उठाने वाली एक पुरानी वैन से अपहरण और बॉडी डंपिंग होती थी। बेंजामिन ने कोल्ड स्टोरेज को टॉर्चर रूम बनाया था, जहां उसे बॉडी प्रिजर्व करने की सारी चीजें मिली। कैथरीन अनुमान लगाती है कि जब उसे लगा कि वो समीर और साइमन की वजह से पकड़ा जाएगा, तो उसने पहले समीर को मारा, फिर साइमन और अरविंद की आत्महत्या का नाटक किया। अंतिम पूछताछ में बेंजामिन अनवर को बताता है कि उसने एक फिजिट स्पिनर गलती से वहीं छोड़ दिया था, जिससे अनवर ने पूरा केस सुलझा लिया। वो कहता है कि अनिल को मारने का प्लान उसका नहीं था, बल्कि 5 पुलिस वालों को मारने का प्लान था, जिनमें से 3 मुफ्त में बलि के बकरे बन गए। वो दावा करता है कि इन 5 के मरने का कनेक्शन कोई कभी नहीं जान पाएगा, क्योंकि उनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं था। बेंजामिन साफ कहता है कि उसकी कहानी और बदला उसका निजी मामला है, उसे मशहूर होने का कोई शौक नहीं है। और फिर आता है वो सबसे बड़ा ट्विस्ट जो हमें स्तब्ध कर देता है। बेंजामिन अनवर से कहता है कि एसीपी अनिल अब भी जिंदा है और इंसाफ की देवी की एक मूर्ति अब भी बाहर है। ये सुनकर अनवर और दर्शक दोनों ही हिल जाते हैं, यानी अनिल मरा नहीं था और बेंजामिन का खेल अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। उसकी योजना और भी गहरी थी और शायद उसने जानबूझकर अनिल को छोड़ा, या फिर कोई और ही इस खेल का हिस्सा था।